आज की कहानी है सितारों से आगे। दरवाजे पर तेज बजती घंटी की आवाज से विद्या की तंद्रा भंग हुई कि अरे 4 बज गए। लगता है वृंदा आ गई। विद्या जल्दी से उठ खड़ी हुई। विद्या की शंका सही थी, दरवाजे पर वृंदा ही थी। विद्या की 17 साल की लाडली बेटी वृंदा। दरवाजे से अंदर आकर अपना बैग रखकर जूते खोलते हुए वह चंचल हो गई। अरे मम्मी, आज स्टेट लेवल बैडमिंटन में मेरे सामने वाले खिलाड़ी की मैंने ऐसी छुट्टी की ना कि पूछो मत। मैंने उसे सीधे सेट में हरा दिया। मेरी कोच बोल रही थी कि अगर मैं ऐसे ही खेलती रहूंगी तो एक दिन नेशनल लेवल खिलाड़ी बनूंगी। और वह दिन दूर नहीं जब बड़े बड़े अखबारों में, टीवी चैनलों में मेरे फोटो आएंगे। वृंदा की रनिंग कमेंट्री जारी थी। बैग को खोलते हुए उसमें से बड़ी सी ट्रॉफी निकालकर वह विद्या से लिपट गई। दिस ट्रॉफी इज़ फॉर माई डियर मॉम। और मॉम के हाथ में ट्रॉफी थमाकर बोली, मम्मी खाना तैयार रखना, बस मैं 2 मिनट में हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज करके आती हूँ, ज़ोर की भूख लगी है। कहते हुए वह अंदर चली गई। कार्निश पर ट्रॉफी को रखते हुए विद्या की आंखें भर आईं। चुपचाप रसोई में जाकर गरम फुलके सेक कर प्लेट में रोटी सब्जी रखकर उसने खाना डाइनिंग टेबल पर रख दिया। फ्रेश होकर आई वृंदा ने 5 मिनट में खाना खा लिया और बोली, मम्मा मैं 1-2 घंटे सो रही हूँ, शाम को केमिस्ट्री की क्लास है, मुझे जगा देना। कहकर वह सोने चली गई। रसोई समेटकर विद्या भी वृंदा के पास आकर लेट गई। सोती हुई मासूम वृंदा के बालों में हाथ फेरते विद्या 18 साल पहले की दुनिया में कब पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। सच, ऐसी ही तो थी वह भी, इतनी ही खुशमिजाज और खूबसूरत, जिंदगी से भरपूर होनहार लड़की। घर में वात्सल्यपूर्ण माता पिता और ढेर सारा प्यार करने वाली छोटी 2 बहनें। बाहर कॉलेज और बैडमिंटन कोर्ट, इन सब के बीच हंसते खेलते हुए उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। इस बीच एक और बहुत अच्छी बात हुई। बैडमिंटन के ढेरों पुरस्कार बटोर चुकी विद्या को रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी का ऑफर मिला। विद्या और उसके घर वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। विद्या ने ग्रेजुएशन के बाद रेलवे की नौकरी ज्वाइन कर ली, मगर इसके बाद उसकी ज़िंदगी इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से बदलेगी, इसका तो उसे आभास भी नहीं था। रेलवे की नौकरी मिलने के कुछ समय बाद ही विद्या की चाची उसके लिए अपने इंजीनियर देवर का रिश्ता लेकर आ गई। हालांकि शुरू में विद्या ने इतनी जल्दी विवाह करने से इनकार किया, पर पिता के समझने पर कि वह लड़कियों में सबसे बड़ी है, उसकी शादी हो जाएगी तो फिर वे बाकी 2 लड़कियों के लिए भी लड़का देख सकेंगे। और फिर लड़के वाले परिचित हैं, लड़का देखा भाला है, अच्छा खानदान है, मना करने का कोई कारण नहीं है वगैरह। आखिरकार विद्या विवाह के लिए राजी हो गई। पर सच बात तो यह थी कि उस दिन बुआ के साथ आए उस लंबे सांवले सजीले नवयुवक अमित को देखकर वह मना ही नहीं कर पाई थी। खुशी खुशी विद्या की शादी संपन्न हुई और वह अपनी ससुराल आ गई। ससुराल में शादी के बाद शुरू के 6 महीने जैसे पंख लगाकर उड़ गए। विद्या अपने सास ससुर की लाडली बहू और ननद प्रिया की पक्की सहेली बन चुकी थी। अमित भी उसका ख्याल रखता था। बस कमी कुछ थी उसके पास तो समय की। जब विद्या उसकी शिकायत करती तो वह सफाई देता। क्या करूं विद्या, तुम्हें तो पता है मुंबई की लाइफ तो ऐसी ही है। सुबह 8 बजे निकलता हूं तो 10 बजे ऑफिस पहुंचता हूं। फिर दिन भर साइट में इंस्पेक्शन करना, शाम को मीटिंग और दूसरे प्रोजेक्ट पर डिस्कस करना। 8 बजे निकलता हूं तो घर पहुंचते पहुंचते 10 बज ही जाते हैं। क्या करें, अब तुम ही बताओ। विद्या निराश हो जाती। कहती भी क्या, यह कहानी एक उसकी ही तो नहीं, मुंबई में करोड़ों लोगों को इसी तरह रहना पड़ता है। कभी कभी वह सोचती, इससे तो किसी छोटे शहर में रहना अच्छा है, कम से कम घर और ऑफिस नज़दीक तो होते। पर कोई बात नहीं, अमित की भी तो मजबूरी है, वरना कोई आदमी 10-12 घंटे रोज़ घर से बाहर खुशी से थोड़े ही रहेगा। सोचकर वह अपने मन को मना लेती। सुबह उठकर सासू माँ के साथ मिलकर खाना बनाकर बाकी काम खत्म करके वह अमित के साथ ही निकलती। उसको स्टेशन में ड्रॉप करके अमित अपनी साइट पर निकल जाता और विद्या लोकल ट्रेन से ऑफिस आ जाती। शाम को 7 बजते बजते वह घर पहुंच जाती। थोड़ा आराम करके टीवी देखते हुए रात के काम निपटाती। हर शाम को उसके मन में कई बार इच्छा होती कि अन्य लड़कियों की तरह वह भी पति के साथ मुंबई में जुहू बीच में समंदर के किनारे घूमे फिरे,
पिक्चर देखे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। रोज़ अमित को आने में देर होती थी। उसका इंतज़ार करते हुए वह दिन भर की भागा दौड़ी और काम से थक कर सो जाती। शनिवार रविवार को भी अमित साइट पर ज़रूरी काम है बोलकर निकल जाता और विद्या कभी अपने मायके चली जाती तो कभी सासू माँ के साथ बाजार चली जाती। इस प्रकार विद्या के ससुराल में कुछ और दिन निकल गए। शादी के सिर्फ 8 महीने ही हुए थे कि अमित को एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में दुबई जाना पड़ा। विद्या भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर अमित के साथ ऑफिस के 2 सहयोगी और थे, इसलिए विद्या मन महसूस कर रह गई। हालांकि प्रोजेक्ट 15 दिनों का ही था, पर कुछ न कुछ कारणों से प्रोजेक्ट खत्म होने में देर हो रही थी और प्रोजेक्ट 3 महीनों तक खिंच गया। दुबई में काम करते करते अमित की कंपनी को ओमान में एक और प्रोजेक्ट मिला और अमित और 2 महीने के लिए ओमान चला गया। इधर विद्या को अमित के बिना जैसे सब कुछ सूना लग रहा था। अमित के जाने के 1 हफ्ते बाद में वह बीमार पड़ गई। सासू माँ ज़बरदस्ती उसे डॉक्टर के पास ले गईं और जब डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि वह माँ बनने वाली है तो सास ससुर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने विद्या के पिता को भी फ़ोन कर यह शुभ सूचना दे दी, पर विद्या खुद यह बात अमित को फ़ोन कर बताना चाहती थी। रात को जब अमित का दुबई से फ़ोन आया तब खुशी से छलकते हुए विद्या ने उसे बताया कि वे पिता बनने जा रहे हैं। दूसरी तरफ से अमित का झल्लाते हुए कहना कि इतनी जल्दी बच्चे की ज़रूरत नहीं है, हो सके तो कल जाकर अबॉर्शन करा लो। सुनकर वे सकते में आ गई कि क्यों अमित। इस पर अमित ने कहा कि वह अभी बच्चे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं और उसने फ़ोन रख दिया। रात भर विद्या सो नहीं पाई। सुबह उठकर उसने सासू को यह बात बताई, पर सासू जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अरे कुछ नहीं बेटा, अभी तो वह विदेश में है ना, उसको तुम्हारी चिंता है इसलिए ऐसा कह रहा है। एक बार यहाँ आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर, हम सब हैं ना तेरा ख्याल रखने वाले। अबॉर्शन वगैरह के बारे में सोचना भी मत। और फिर प्यार से उसके बाल सहला दिए। आखिरकार विद्या का इंतज़ार खत्म हुआ। करीब 5 महीने बाद ओमान में अमित अपना प्रोजेक्ट ख़त्म करके वापस आ रहा था। विद्या ने 2 दिन दफ्तर से छुट्टी ले ली थी। बड़े चाव से उसने अमित के लिए पाव भाजी, पूरन पोली, मसाला भात सब कुछ बनाया था। इतने दिनों बाद घर का खाना उसे खाने को मिलेगा सोचकर विद्या मन ही मन खुश हो रही थी। बहुत दिनों बाद आज उसने अमित की पसंद की गुलाबी साड़ी पहनी थी और गुनगुनाते हुए अमित का स्वागत करने के लिए तैयार हो रही थी कि सासू माँ ने कमरे में प्रवेश किया। विद्या के खिले हुए चेहरे को देखकर कुछ सिर झुकाकर उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा एयरपोर्ट से अमित का फ़ोन आया है, वह सीधे ऑफिस जा रहा है। घर आएगा तो ऑफिस पहुंचने में देर हो जाएगी और आज यहाँ रिपोर्ट करना ज़रूरी है। विद्या सन्न रह गई। वह आंसुओं को रोक न सकी। क्या ऑफिस का काम मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है माँ? एक बार फिर माँ जी ने ही उसे संभाला। बेटा ऐसी हालत में रोकर अपनी तबीयत खराब मत कर। सुबह से इतना काम कर रही है, चल थोड़ा आराम कर ले। हालांकि उस वक्त तो विद्या संभल गई, पर पूरा दिन उसकी सूजी आंखें और दरवाजे पर नज़र किसी से छिपाए न छिपी। रात को 11 बजे अमित घर पहुंचा। विद्या उसका इंतज़ार करके निद्रा के आगोश में कब चली गई उसे पता ही नहीं चला। अमित ने सोती हुई विद्या को लापरवाही से देखा और कपड़े बदलकर सोफे पर सो गया। अगला दिन रविवार था। सुबह विद्या की नींद देर से खुली। घड़ी की ओर देखा तो बड़बड़ाई कि अरे 9 बज गए, किसी ने मुझे उठाया तक नहीं। लगभग दौड़ते हुए कमरे से बाहर आई तो देखा बाहर गार्डन में माँ, पिताजी और अमित बैठकर गंभीरतापूर्वक किसी विषय में बातचीत कर रहे थे। ड्राइंग रूम में फ़ोन की घंटी बज रही थी। विद्या ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अमित है? नहीं, वे बाहर गार्डन में है, मैं विद्या बोल रही हूँ, आप कौन? विद्या ने पूछा। सवाल के जवाब में फिर सवाल पूछा गया, आप उसकी कौन हैं? मैं उनकी पत्नी हूँ, विद्या ने जवाब दिया। यह सुनते ही फ़ोन कट गया। कौन हो सकती है और उसने फ़ोन क्यों काटा? सोचते हुए विद्या बाथरूम में चली गई। जल्दी से फ्रेश होकर किचन में जाकर 4 कप कॉफ़ी बनाकर वह गार्डन में सबके लिए कॉफ़ी लेकर आई। उसे देखते ही तीनों शांत हो गए। गुड मॉर्निंग कहते हुए विद्या ने मुस्कुराते हुए सबको कॉफ़ी दी और बैठते हुए अमित से पूछा, आपका प्रोजेक्ट कैसा रहा? गए थे 1.5 माह के लिए और लगा दिए 5 महीने। कहते हुए उसने अमित को शिकायत भरी नज़रों से देखा, मगर अमित ने कोई जवाब नहीं दिया।
उड़ती उड़ती नज़र उस पर डालते हुए चाय की चुस्कियां लेता रहा। विद्या को उसका यह व्यवहार कुछ चुभ गया, पर वह स्वयं को संभालते हुए बोली, अरे अमित जी, आपका अभी एक फ़ोन आया था, किसी महिला का था। पर जब मैंने अपना नाम बताया तो पता नहीं क्यों उसने जल्दी से फ़ोन रख दिया। अरे छोड़ो यार, किसी बैंक वगैरह की क्रेडिट कार्ड बेचने वाली सेल्स गर्ल का होगा, कहकर अमित ने बात पलट दी। विद्या कहना चाहती थी कि फ़ोन करने वाली महिला का अनौपचारिक ढंग किसी क्रेडिट कार्ड वाली लड़की का नहीं हो सकता है, पर सबके सामने वह यह बात नहीं कह पाई। एक शक का कीड़ा कहीं अंदर कुलबुलाया ज़रूर था, पर उस समय बात आई गई हो गई। अमित विदेश से सबके लिए ढेर सारे तोहफे लाया था। सब उसी में मग्न थे। प्रिया भी आई थी भाई से मिलने, पर इन सब के बीच विद्या को कहीं ना कहीं लगता रहा कि अमित उससे अकेले में मिलने और बात करने में कतरा रहा है। खैर, दोपहर में खाना खाकर और भैया के लिए आए तोहफे लेकर प्रिया अपने घर चली गई। माँ और पिताजी भी अपने कमरे में जाकर सो गए। रसोई वगैरह समेटकर विद्या जब अपने कमरे में पहुंची तो अमित गाड़ी की चाबी हाथ में लेकर कमरे से बाहर निकल रहा था। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? विद्या के पूछने पर वह बोला कि थोड़ा दोस्तों से मिलकर आता हूँ, और वह बाहर निकल गया। मुझसे मिलना नहीं आपको, मुझसे बातें नहीं करनी आपको। मगर विद्या की बातें सुनने के लिए अमित वहाँ कहाँ था। विद्या अपने आंसुओं पर काबू ना पा सकी, जाकर अपने कमरे में लेट गई। लगातार बजती फ़ोन की घंटी सुनकर विद्या उठी। एक बार फिर सुबह वाली आवाज़ थी, अमित हैं क्या घर पर? नहीं, वे बाहर गए हैं। आप कौन? विद्या ने पूछा, मगर जवाब में, अच्छा निकल गया क्या वह? चलो ठीक है, ओके, कहकर फ़ोन रख दिया गया। विद्या का संदेह और गहरा हो गया। शाम को इस बारे में अमित से बात करूंगी, उसने तय कर लिया। पर ऐसा हो ना सका। रात को 12 बजे अमित घर पहुंचा, तब तक विद्या सो चुकी थी। सुबह उसको भी ऑफिस जाना था। अगले दिन जल्दी उठकर घर के काम आदि से फ्री होकर वह ऑफिस के लिए निकल गई। आज अमित को 10 बजे किसी साइट इंस्पेक्शन के लिए जाना था, इसलिए वह आराम से सो रहा था। विद्या ने उसे जगाना उचित नहीं समझा और सासू माँ से कहकर वह ऑटो से चली गई। विद्या ऑफिस पहुंच तो गई, पर उसका काम में मन नहीं लगा। एक तो घर पर काम की थकान, ऊपर से 2 दिनों से अमित की उपेक्षा से उसको बेतरह मानसिक कष्ट पहुंचा था। दोपहर होते होते उसको ज़बरदस्त सर में दर्द होने लगा, बेचैनी होने लगी, चक्कर जैसे आने लगे। वह तुरंत छुट्टी लेकर घर आ गई। काश उस दिन घर न आई होती और उसने वह सब कुछ आंखों से ना देखा होता तथा कानून से सुना ना होता, तो क्या उसकी ज़िंदगी आज कुछ और होती? नहीं, ऐसा कभी नहीं, कभी ना कभी तो होना ही था। विद्या की आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू बह निकले। वृंदा को चादर ओढ़ाकर विद्या उठ खड़ी हुई। वृंदा ने उसके आंसू देख लिए तो 1000 सवाल पूछे, और उनके जवाब देना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। अपने कमरे में आकर विद्या लेट गई। एक बार फिर पुरानी यादें उसे घेरने लगीं, और जैसे यादों की कड़ियाँ एक के बाद एक जुड़ती गईं। उस दिन दोपहर के लगभग 2 बजे थे जब विद्या घर पहुंची। यह समय सास ससुर के सोने का होता था, इसलिए उसने डुप्लीकेट चाबी से घर का दरवाज़ा खोला और अपने कमरे की ओर जाने लगी कि अचानक सासू जी के कमरे से आती आवाज़ों ने उसका ध्यान खींचा। उनमें से एक तेज़ आवाज़ अमित की थी। कमरे का दरवाज़ा खुला था, पर पर्दे घिरे हुए थे। भीतर से अमित की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही थी। गुस्से से भरे, लगभग चिल्लाते हुए अमित कह रहा था, माँ, अब तुम मुझ पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं शबनम को नहीं छोड़ सकता, पर तुम नहीं मानी। यह कहकर कि इससे प्रिया की शादी पर असर पड़ेगा, जोर डालकर तुमने उस विद्या को मेरे पल्ले बांध दिया। यह तो अच्छा हुआ कि दुबई प्रोजेक्ट में शबनम मेरे साथ थी, वरना मैं तो पागल हो जाता। माँ प्लीज़, अब तो प्रिया भी सेटल हो चुकी है। अब विद्या से मेरा तलाक होना ज़रूरी है। शबनम मुझे शादी के लिए परेशान कर रही है। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। तुम जल्दी से विद्या के माँ बाप से बात करो और उनसे कहो कि मुझे आज़ाद कर दें। इसके पहले विद्या कुछ संभल पाती कि उसे ससुर जी की गरजती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने सोचा था कि शादी के बाद तुम सुधर जाओगे, मगर नहीं, तुम्हारे इश्क का भूत अभी तक नहीं उतरा। अरे अब तो तुम बाप बनने जा रहे हो, भूल जाओ पुरानी बातें।
विद्या को माजरा कुछ समझे कि उसे सास की मनुहार भरी आवाज़ सुनाई पड़ी। अरे बेटा, इतनी सुंदर सुघड़ बहू, साथ में सरकारी नौकरी, और क्या चाहिए तुझे? अरे माँ, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सुंदर बहू और उसकी नौकरी। मुझे इस प्रॉब्लम से जल्दी छुट्टी दिलाओ, वरना मैंने कुवैत में जॉब के लिए बात की हुई है। इस बार जाऊंगा तो 15-20 साल नहीं आऊंगा, फिर रहना आराम से अपनी बहू के साथ। यह अमित की विफरती हुई आवाज़ थी। विद्या सकते में थी। अब सब कुछ उसके सामने स्पष्ट हो चुका था। उसकी आंखों के आगे जैसे अंधेरा सा छा रहा था। उसके पैर लड़खड़ा गए और जबान सूख गई। वह दरवाजे का सहारा लेते हुए वहीं ज़मीन पर बैठ गई। आवाज़ सुनकर सासू माँ लगभग दौड़ती हुई बाहर आई। विद्या की स्थिति देखकर उनको समझते देर न लगी कि वह सब कुछ सुन चुकी है। उन्होंने तुरंत उसे उठाया, भीतर ले जाकर बिस्तर पर लिटाया। जल्दी से जाकर वे उसके लिए चाय बनाकर लाईं। उन्होंने रोती हुई विद्या को बैठाकर प्यार से उसका सिर सहलाया और ज़बरदस्ती चाय पिलाई। ससुर जी चिंता से कमरे में अंदर बाहर हो रहे थे। अमित मौका देखकर अपनी बाइक उठाकर जा चुका था। उसे विद्या की कोई परवाह नहीं थी। सास विद्या को समझ रही थी। रो नहीं बेटे, अपनी तबीयत संभालो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब उन्हें लगा कि रोते रोते विद्या सो गई है, तो वे अपने कमरे में चली गईं। मगर विद्या सोई नहीं थी। अमित के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार और अपमान से उसका दिल रो रहा था। पर वह समझ चुकी थी कि अब कुछ नहीं होने वाला। उसे जल्दी कोई निर्णय लेना ही होगा। जो आदमी अपनी पत्नी के प्यार और समर्पण को नहीं समझ पाया, उसके मन में अपने अनदेखे अनजन्मे बच्चे के लिए मोह कहाँ से जागेगा? ऐसे निर्मोही के साथ जीवन बिताने का क्या मतलब? विद्या ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने अपने पिता को फ़ोन किया, उन्हें सारी स्थिति समझाई और तुरंत वहां आकर उसे ले जाने को कहा। माँ और पिताजी के आने तक वह अपना सामान पैक कर चुकी थी। अचानक समधी समधन को आया देखकर विद्या के सास ससुर घबरा गए। तभी सामने से बड़े ही बेफिक्र अंदाज में अमित ने कमरे में प्रवेश किया। सबको देखकर वह सकपकाकर वहीं खड़ा हो गया। विद्या खुद को काबू में ना रख सकी। अमित के सामने जाकर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझता, विद्या के पिता ने कड़े शब्दों में अपने समधी से कहा, गलती सिर्फ आपके बेटे की ही नहीं है। अपने बेटे की सारी करतूतें जानते हुए भी आपने मेरी लड़की से उसकी शादी करवाई। अब भी मैं आपको एक मौका देता हूँ। अगर आपका बेटा अपनी भूल मानकर एक हफ्ते में मेरी बेटी को लेने आता है तो ठीक है, वरना 10 दिनों में तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा और मुआवजे की मांग की लिस्ट। और वे विद्या का सूटकेस लेकर बाहर निकल गए। विद्या ने माँ का हाथ पकड़कर घर से निकलते समय पलटकर देखा। सास ससुर सिर झुकाए खड़े थे, पर अमित के चेहरे पर पछतावे का कोई चिन्ह नहीं था, जबकि राहत के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। विद्या बुरी तरह टूट चुकी थी, पर मन में कहीं भीतर एक आशा छिपी हुई थी। शायद कभी अमित को अपनी गलती का एहसास हो और अपनी पत्नी के पास वह लौट आए। पर यह आस की डोर भी उस दिन टूट गई जब अमित की ओर से ही तलाक के कागजात डाक से आए। विद्या की रही सही आशा भी खत्म हो गई। उसके सारे सपने चूर चूर हो चुके थे। विद्या रात दिन सोचती, पर समझ नहीं पाती थी ऐसा कैसे हो गया और इस सब में उसकी क्या गलती थी। उसके पिता ने उसके ऑफिस से लंबी छुट्टी की अर्जी भेज दी थी। माँ, पिताजी और दोनों बहनें उसको बहलाने का हर संभव प्रयास करती, पर विद्या एकदम गुमसुम सी हो चुकी थी। 9वें महीने एक सुंदर सी बिटिया के जन्म होने के बाद भी विद्या खुश न हो सकी। फिर उसके दिल में एक आस जगी, शायद अमित बच्ची को देखने आए और उसका सलोना मुखड़ा देखकर उनका मन बदल जाए। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विद्या ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। घर में उसकी बहनें उसकी बच्ची वृंदा का ख्याल रखती और वह अपने आप को ऑफिस के कामों में उलझाए रखती। रात को वृंदा को हंसता खेलता देखकर अपने गम को भूलने का प्रयास करती, जो प्रायः निष्फल ही रहता था। तलाक के बाद कंप्रोमाइज़ में कुछ पैसा भी मिल गया। ऑफिस में सहकर्मियों के जोर देने पर एक बार फिर उसने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। बस अब सुबह ऑफिस, दोपहर को टूर्नामेंट और रात को वृंदा के साथ खेलना, उसका होमवर्क कराना आदि। वह अब पूरी तरह व्यस्त हो चली थी। मुंबई की तेज़ रफ्तार और भीड़ भाड़ की जिंदगी में उसे पल भर का भी अवकाश नहीं मिलता था।
वृंदा अब 12 साल की हो गई थी। विद्या की बहनें विवाह करके ससुराल जा चुकी थी। अब विद्या ही अपने वृद्ध माता पिता का सहारा थी और वे दोनों ही विद्या का। बहरहाल वृंदा ज़रूर सबकी लाडली थी और विद्या की तो ज़िंदगी ही जैसे वृंदा पर शुरू होती थी और उसी पर ख़त्म होती थी। ऐसे ही 3-4 साल गुजर गए। उस दिन विद्या रोज की भांति शाम को 7 बजे दफ्तर से घर लौट रही थी। अगस्त का महीना था। मुंबई की बारिश अपने पूरे शबाब पर थी। ऐसे में तो स्टेशन से घर तक का सफ़र भी आसान नहीं था। दूर दूर तक कोई ऑटो नहीं दिख रहा था। बसें खचाखच भरी हुई थी। विद्या छाता खोलकर ठाणे स्टेशन से पैदल ही घर के लिए निकल पड़ी। अचानक बिजली कड़की और विद्या के मुंह से चीख सी निकल गई। तभी उसके पास एक कार आकर रुकी। कार के शीशे को नीचे करके एक सभ्य से दिखने वाले व्यक्ति ने उसे पुकारा। आइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। घबराइए नहीं, मैं आपकी बिल्डिंग में ही ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ और आपके पिताजी मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं। विद्या ने गौर से उस अनजान युवक को देखा। हालांकि मन में झिझक तो थी, पर और कोई चारा भी नहीं था। मन महसूस कर अपना छाता बंद करके विद्या कार के पिछले दरवाजे को खोलकर बैठ गई। रास्ते में दोनों की कोई बात नहीं हुई। बिल्डिंग आने पर युवक को धन्यवाद देकर वृंदा कार से उतर गई। युवक ने मुस्कुराकर कहा कि इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। आपका पड़ोसी होने के नाते यह तो मेरा फ़र्ज़ था। वैसे मेरा नाम विजय है। अच्छा, नमस्ते। घर पहुंचकर विद्या ने चैन की सांस ली। वृंदा अपने होमवर्क में और नाना नानी अपना प्रिय सीरियल देखने में व्यस्त थे। चाय बनाकर पिताजी को देते हुए विद्या ने उन्हें विजय के बारे में बताया। पिताजी खुश हो गए। अच्छा विजय, भाई वह तो बहुत अच्छा लड़का है। अभी कल ही तो उसकी माँ गांव से आई है। मैंने उसे इस रविवार को माँ को खाने पर लेकर आने को कहा है। विद्या कुछ कहती उसके पहले ही वृंदा की आवाज़ आई। माँ, मेरी प्रोजेक्ट बनाने में मदद करो ना। और बात आई गई हो गई। अगले दिन शनिवार की छुट्टी थी। विद्या पिताजी की दवाइयाँ लेने मेडिकल शॉप गई। देखा वहाँ विजय अपनी माताजी के साथ दवाइयाँ ले रहे थे। विद्या ने उन्हें नमस्कार किया और दोनों में बातचीत शुरू हो गई। बातों ही बातों में विजय ने उसको बताया कि वे बहुत परेशान हैं क्योंकि माताजी को वायरल फीवर है और विजय को ऑफिस के ज़रूरी काम से दिल्ली जाना है। विद्या ने विजय को दिलासा दिया कि आप चिंता मत करिए, कल से मेरी 3 दिनों की छुट्टी है। मैं माताजी का ख्याल रखूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए। सुनकर विजय प्रसन्न हो गए। कहा कि थैंक यू विद्या जी। माँ जी के चेहरे पर भी राहत के भाव आ गए। विद्या उन्हें नमस्ते करके घर आ गई। विजय के दौरे पर जाने के बाद विद्या उनकी माताजी को अपने घर ले आई। समय पर दवाइयाँ, भोजन और आराम पाकर उनका बुखार उतर गया। वे एक भद्र और मिलनसार महिला थीं। बहुत जल्दी वे घर के लोगों से हिल मिल गईं। विशेषकर वृंदा तो अपनी चुलबुली बातों से उनकी आंखों का तारा बन गई। 3 दिन बहुत जल्दी बीत गए और जब विजय दौरे से आए तो अपनी माँ को स्वस्थ और हंसते मुस्कुराते देखकर कृतज्ञता से उन्होंने हाथ जोड़ दिए और माँ जी ने वृंदा को सीने से लगाकर उसे ढेरों आशीर्वाद देकर विदा ली। इन 3 दिनों में विजय की माँ लक्ष्मी देवी विद्या की माँ से उसकी पूरी कहानी सुन चुकी थी। इधर विजय की ज़िंदगी भी खुशियों से भरी नहीं थी। आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने लंदन की बड़ी फर्म ज्वाइन की थी। कुछ दिनों तक वहाँ काम करते हुए ऑफिस की एक अंग्रेज़ सहकर्मी जूलिया उन्हें बेहद भा गई और उन्होंने उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव भी रख दिया। जूलिया भी उन्हें पसंद करने लगी थी। उसने तुरंत हाँ कह दी। माँ ने बेमन से ही सही सहमति दे दी थी। दोनों ने खुशी खुशी शादी की। थोड़े दिन तो सब कुछ ठीक रहा, पर फिर दोनों के बीच के मतभेद उभर कर सामने आने लगे। जूलिया एक आज़ाद ख्याल लड़की थी। परिवार बच्चे जैसी बातों में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह खाओ पियो और मौज करो सिद्धांत की हिमायती थी। विजय ने जूलिया को बहुत समझाया, पर जूलिया घर के बंधन में रहना स्वीकार नहीं कर पाई। अंत में विजय से तलाक लेकर अपने ही देश के रॉबर्ट के साथ रहने चली गई। विजय इस पूरे वाक़ये के दौरान बेहद टूट गए थे। इधर मुंबई में पिताजी के जाने के बाद माँ भी अकेली हो गई थी। आखिरकार माँ के समझाने पर लंदन छोड़कर एक प्राइवेट फर्म में प्रोडक्शन मैनेजर बनकर विजय मुंबई आ गए। बीते दिनों की कड़वी यादों को भुलाने के लिए उन्होंने अपने आप को काम में पूरी तरह डुबो दिया और इस कोशिश में कुछ हद तक वे संभल भी गए थे। विद्या की जिंदगी और उसकी हिम्मत व आत्मविश्वास को देखकर विजय की माँ बेहद प्रभावित हुई
और फिर उसकी सादगी और अपनत्व का परिचय तो उन्हें 3 दिनों में मिल ही चुका था। वृंदा से भी वे पूरी तरह से घुल मिल गई थी। एक बार फिर उनकी आंखों में अपने बेटे की शादी का सपना सजने लगा। अवसर मिलते ही उन्होंने विजय से विद्या के साथ शादी की बात की। विजय ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनी, फिर एक गहरी सांस लेकर बड़ी ही शांति से जवाब दिया, माँ, मैं किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लो। मैं पहले ही गलत निर्णय लेकर पछता चुका हूँ। अब तुम जैसा ठीक समझो। तुम्हारी हर बात मुझे स्वीकार है, पर एक बार विद्या के मन की भी थाह ले लो। अगर उसे कोई विरोध नहीं है तो मेरी तरफ से भी समझे कि हाँ ही है। बेटे की तरफ से हरी झंडी मिलते ही लक्ष्मी देवी विद्या के माता पिता से मिली। लक्ष्मी देवी का प्रस्ताव सुनकर उनकी खुशी से आंखें भर आईं। उनकी सहमति पाकर लक्ष्मी देवी का उत्साह दोगुना हो गया। अब वे देर नहीं करना चाहती थी। शाम को विद्या के माता पिता को विद्या और वृंदा सहित घर आने का निमंत्रण देकर वे बाजार की ओर निकल पड़ी। टेलीफोन पर विजय को इस सहमति की सूचना देना वे ना भूली। मगर विजय एक बार जीवन में धोखा खा चुके थे। इस बार वे जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। वे विद्या से मिलकर इस बारे में बात करना चाहते थे। कुछ भी निर्णय लेने से पहले विद्या से मिलना ज़रूरी था। कुछ सोचकर उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया। उसे कुछ निर्देश देकर वे बाहर निकले और विद्या को मोबाइल पर फ़ोन किया, पर उसका फ़ोन ऑफ था। उन्होंने विद्या के ऑफिस नंबर पर फ़ोन किया तो पता चला कि आज विद्या का टूर्नामेंट है। आज वे शिवाजी इंडोर स्टेडियम में हैं। विजय कार लेकर स्टेडियम जा पहुंचे और दर्शकों की पंक्ति में बैठ गए। इंटरस्टेट बैडमिंटन का महिला फाइनल एकल मैच चल रहा था। विद्या की सर्विस चल रही थी। कोर्ट पर आत्मविश्वास से लबरेज विद्या की चुस्ती फुर्ती देखने लायक थी। उसके हर शॉट पर तालियां बज रही थीं। अपनी प्रतिद्वंदी को सीधे सेटों में पराजित करके जब विजेता का कप लेकर वह स्टेज से उतरी तो विद्या के समर्थकों ने उसे कंधे पर उठा लिया। विजय के लिए विद्या का यह रूप नया था। प्रभावित तो वे उससे थे ही, अब उसके प्रशंसक भी बन चुके थे। जल्दी से स्टेडियम के बाहर जाकर फूलों की दुकान से उन्होंने एक बुके लिया और विद्या को देने वे जब मेन गेट पर पहुंचे तो देखा वहां भारी भीड़ खड़ी थी। लोग अपने प्रिय खिलाड़ियों से मिलना चाहते थे। एक एक करके खिलाड़ी निकल रहे थे, मगर उनमें विद्या कहीं नहीं दिख रही थी। परेशान होकर विजय ने आसपास खोजा तो देखा दूर अपना बैग लेकर थकी हारी विद्या स्टेडियम के छोटे वाले गेट से लगभग दौड़ती हुई सी निकल रही थी। विजय को याद आया, कल ही शाम विद्या ने उसे बताया था कि बेटी के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और आज 2 बजे उसे स्कूल जाना है। विजय का मन विद्या के लिए करुणा से भर आया। सच, औरत के कितने रूप होते हैं और इन अलग अलग रूपों को जीते हुए वह अपने आप को इस कदर व्यस्त रखती है कि वह स्वयं अपने आप को भुला देती है। क्या उसको उसके हिस्से की खुशियाँ पाने का हक नहीं है? ज़रूर है, और यह हक उसको मैं दूंगा। अब विद्या और वृंदा को मैं सहारा दूंगा। सोचते सोचते उनकी कार कब विद्या के पास पहुंची वे समझ ही ना सके। कार का दरवाज़ा खोलकर हाथ में गुलदस्ता लेकर वे विद्या के सामने पहुंच गए। क्या मैं स्टेट लेवल चैंपियन विद्या जी को अपनी छोटी सी कार में लिफ्ट दे सकता हूँ? विद्या के हाथों में बुके देते हुए विजय मुस्कुराते हुए बोले। सामने विजय को देखकर विद्या पहले तो चौंक गई, फिर उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट आ गई। विजय से बुके लेकर विद्या कार में बैठ गई। अब उसकी थकान काफूर हो चुकी थी। कार सीधे वृंदा के स्कूल के बाहर रुकी। विद्या सुखद आश्चर्य से भर उठी। आपको कैसे मालूम है कि मुझे यहाँ आना था? मुस्कुराते हुए विजय बोले, अरे हम अंतर्यामी जो ठहरे। अब जाइए जल्दी से, वरना मीटिंग के लिए देर हो जाएगी। मैं यहीं आपका इंतज़ार करता हूँ, पर ज़रा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि मैंने यह तय किया है कि आज मैं बैडमिंटन चैंपियन विद्या जी के साथ ही लंच करूँगा, वरना भूखा रहूँगा। विद्या हंस पड़ी। बस 10 मिनट में आई, बोलकर वह स्कूल के अंदर चली गई। मीटिंग में 10 के बजाय 20 मिनट लग गए। मीटिंग के बाद और 3 पीरियड थे, इसलिए वृंदा को छुट्टी नहीं मिली। उसे कक्षा में छोड़कर विद्या स्कूल के बाहर आई। देखा कार में एक बढ़िया सा किशोर कुमार का गाना बज रहा था और विजय साहब आंखें बंद कर गुनगुनाते हुए गाने का मज़ा ले रहे थे। विद्या कार का दरवाज़ा खोलकर सीट पर बैठ गई और कार का हॉर्न बजाया। विजय चौंक कर उठ बैठे और पास में मुस्कुराती विद्या को देखकर
उसकी शरारत समझ गए। मंद मंद मुस्कुराकर गाड़ी स्टार्ट की और सीधे होटल पहुंचकर ही गाड़ी रुकी। इतने बड़े 5 स्टार होटल में विद्या पहली बार आई थी। अपने सादे कपड़ों की ओर जब उसका ध्यान गया तो वह संकोच से भर उठी। होटल के दरवाजे पर विद्या को सकुचाते हुए देख उसकी मनोदशा को विजय समझ गए। उन्होंने विद्या का हाथ मजबूती से थामा और रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गए। भूख दोनों को ही जोर से लगी थी। खाने का ऑर्डर देकर वेटर को जल्दी खाना लाने को बोलकर विजय विद्या को देखकर मुस्कुरा उठे। बिना कुछ बोले उसे कुछ देर तक देखते रहे। उन्हें इस प्रकार देखते पाकर विद्या और भी असहज हो गई। खैर, तब तक खाना आ गया। विद्या ने राहत की सांस ली। दोनों ने शांति से बिना कुछ बोले खाना खाया। आइसक्रीम का ऑर्डर देकर विजय ने विद्या से पूछा, जानती हो मैं तुम्हें आज यहाँ लेकर क्यों आया हूँ? विद्या ने इनकार में सिर हिलाया तो विजय बोले, तो सुनिए मैडम, आज शाम को मेरी माँ हमारी शादी की तारीख पक्की करने वाली हैं और उसके पहले मैं तुम्हारी हाँ सुनना चाहता हूँ। विजय ने बड़े ही सीधे साधे शब्दों में बिना किसी भूमिका के कहा। क्या? विद्या भौचक्की रह गई। एक पल को तो विजय की बात सुनकर विद्या को विश्वास ही नहीं हुआ। फिर बोली, पर विजय जी ऐसा कैसे हो सकता है? आप जानते हैं ना कि मैं एक बच्ची की माँ हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ और उस प्यारी सी बच्ची को मैं अपनाना चाहता हूँ। उसे अपना नाम देना चाहता हूँ। इसके अलावा मुझे इनकार करने का और कोई कारण है आपके पास? विजय के इस सवाल का विद्या के पास कोई जवाब नहीं था और उनके प्रस्ताव को मना करने के लिए उसके पास कोई ठोस कारण भी नहीं था। पर सब कुछ इतना अचानक हो रहा था कि वह कुछ कह भी नहीं पा रही थी। तभी कुछ आगे झुककर मुस्कुराते हुए विजय जी धीरे से फुसफुसाए, तो मैं यह रिश्ता पक्का समझूं? विद्या ने शर्माते हुए हाँ में सिर हिला दिया। विजय ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। इसके बाद तो जैसे चट मंगनी और पट गया। बड़ी ही सादगी से दोनों के परिवारजनों के सामने विवाह समारोह संपन्न हो गया और विद्या विजय की पत्नी बनकर उनके घर आ गई। सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो विद्या को वृंदा के व्यवहार से हुआ। वृंदा ने बड़ी ही समझदारी का परिचय देते हुए विजय को पिता के रूप में स्वीकार कर लिया और विजय तो उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए जैसे हर पल तैयार रहते थे। दोनों को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि इनका रिश्ता कुछ ही दिनों पहले का है। विद्या को तो जैसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। सच है, सितारों से आगे जहां और भी है। विजय के कहने पर उसने 6 माह की लंबी छुट्टी ली थी। अब वह इस सुनहरे समय को अपने हाथों से नहीं निकलने देना चाहती थी। इसके हर पल को, हर घड़ी को वह यादगार बना देना चाहती थी। खैर, हंसते खेलते 5 माह निकल गए। विजय ऑफिस जाते जाते वृंदा को स्कूल छोड़कर चले गए थे। सुबह के कामों को निपटाकर बालकनी में बैठकर दैनिक अखबार पढ़ते हुए विद्या कॉफ़ी की चुस्कियां ले रही थी। यह उसकी रोज़ की दिनचर्या थी। ट्रिंग ट्रिंग फ़ोन की आवाज़ सुनकर विद्या उठी। विजय फ़ोन पर थे। बोले कि विद्या, मैं अपनी एक ज़रूरी फ़ाइल घर पर भूल गया हूँ। देखो, अलमारी के पास की टेबल की दराज में हरे रंग की जो फ़ाइल है उसे निकाल कर रखो। मैं अपने एक आदमी को भेज रहा हूँ, उसे दे देना। 12 बजे एक मीटिंग है, शाम को मिलते हैं। बाद में फ़ोन करता हूँ। और विजय ने फ़ोन रख दिया। विद्या ने फ़ाइल निकालकर सामने टेबल पर रख दी और अखबार में डूब गई। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बज उठी। विद्या ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने विजय के दफ्तर से आया आदमी खड़ा था। उसने विद्या को नमस्कार किया। विद्या ने उसके अभिवादन का जवाब देते हुए फाइल दे दी। फाइल लेकर जाते जाते वह आदमी रुका। मैडम, आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? नहीं, कहते हुए विद्या ने उस अधेड़ से आदमी को पहचानने की कोशिश की। अचानक उसे झटका लगा। उफ, इस आदमी की शक्ल को वह कैसे भूल सकती है? सामने अमित खड़ा था। खिचड़ी बाल, सफ़ेद दाढ़ी, मोटा चश्मा, साधारण सी शर्ट पहने हुए यह आदमी पहले के स्मार्ट, हैंडसम, आत्मविश्वासी अमित से कितना अलग है। विद्या जैसे कहीं खो सी गई। अमित ने आगे कहा, विद्या, मैं तो तुम्हें विजय सर की शादी के रिसेप्शन में ही पहचान गया था, पर तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, शायद इसीलिए कुदरत ने मुझे मेरे कर्मों की सज़ा दी। तुम्हारे जाने के बाद परिवार में और ऑफिस में मेरे और शबनम के रिश्ते के बारे में सभी लोग जान गए थे। मैं चाहता था जल्दी से तुमसे तलाक लेकर अपने और शबनम के रिश्ते को नाम दे दूं,
पर तब तक हमारी काफ़ी बदनामी हो चुकी थी। शबनम भी मेरे माता पिता की उसके प्रति नफ़रत को समझ चुकी थी। वह जानती थी कि मेरी माँ उसे कभी माफ़ नहीं करेंगी। इन सब से बचना ही उसने बेहतर समझा और एक दिन किसी को बताए बिना दिल्ली हेड ऑफिस अपना ट्रांसफ़र करवा लिया और अपने पिता के साथ दिल्ली चली गई। तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ में पैसा देना था तो जमा पूंजी भी खर्च हो गई थी। शबनम उससे भी नाराज़ थी। माँ बाबूजी ने मुझसे बात तक करना बंद कर दिया और अपनी पोती से मिलने की आस लिए दोनों एक के बाद एक इस दुनिया से चले गए। तब से मैं अकेला ही रहता हूँ। दिमागी हालत ख़राब हो जाने के कारण कंपनी में इंजीनियरिंग का काम ठीक से नहीं कर पाया। इस कारण मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया। अब मैं विजय सर की कंपनी में क्लर्क हूँ। मुझे माफ़ कर दो विद्या, शायद यही मेरे किए की सज़ा है। मैं अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। अमित लगातार बोलते जा रहे थे। विद्या जैसे सपने से जागी, सामने सिर झुकाए खड़े विजय को उपेक्षा से देखते हुए पूरे आत्मविश्वास से कहा, आप गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद कीजिए। अब मैं पुरानी विद्या नहीं, आपकी कंपनी के मैनेजर विजय कुमार की पत्नी हूँ और याद रखिए, यह आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। मैं नहीं चाहती भूल कर भी आपकी ज़बां पर अब कभी भी मेरा नाम आए और उसके बाद आप मेरे घर आने की ज़रूरत भी ना करें। यही आपके लिए और आपकी नौकरी के लिए अच्छा रहेगा। और विद्या ने उसके सामने ही दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। नहीं, अब बहुत हो गया। अब वह कमज़ोर नहीं पड़ेगी। विजय की दी हुई इस दूसरी ज़िंदगी के बीच अपने अतीत की काली परछाई को कभी नहीं आने देगी। विद्या का चेहरा दृढ़ निश्चय से चमक रहा था और क्यों ना हो ऐसा। अब उसके सारे दुख और तकलीफ़ें छट चुकी थी और सुनहरी धूप उसके स्वागत में बाहें पसारे तैयार खड़ी थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।